हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी आई है 8,415 पोस्ट पर, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 2010 से लेकर के 2020 तक में बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जितने भी साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको हम लोग कवर करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा आज यह दूसरा सेट है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने एक सेट कवर कर लिया था और 4 सेट में हम लोग जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं साइंस के 2010 से लेकर के 2020 तक में उन सबको हम लोग कवर कर लेंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग 2010 से लेकर के 2020 तक बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जितने भी साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं उनको 4 पार्ट में कवर करेंगे। आज हमारा यह पार्ट 2 है। इससे पहले ऑलरेडी हमने पार्ट 1 को कवर कर लिया था, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के किस तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक होगा। दोस्तों, आंसर अगर आपको पता है तो आप आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए, पहले मान लीजिए सेल्सियस का कितना है, x डिग्री है। अब कहा गया कि फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक 5 गुना है, तो 5x इसको मान लीजिए 5x डिग्री। अब आपको फॉर्मूला पता होगा, C/100 इक्वल टू F-32, ठीक है, बटा 180। अब यहाँ C आपने कितना माना है, x माना है, तो x/100 इक्वल टू F कितना माना है, 5x माइनस 32 बटा 180। अब ये इक्वेशन आपका बन गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा। x का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको पता होगा कि x का वैल्यू इस तरह से आप कैसे निकाल पाएंगे। तो राइट आंसर मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ, राइट आंसर 10 डिग्री हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यदि लोलक की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो उसके आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप सभी को पता है कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर L। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यह हो जाएगा रूट अंडर 2 गुना, ठीक है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है। आप सभी को पता है कि शरीर में कोई विकार होता है, कोई विकृति होती है, तो उसी का पता लगाने के लिए एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है। तो विकृति जन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक्सरे की खोज किसने किया था, कमेंट करके आप लोग पहले बता दीजिए। चलिए, रॉन्गजन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है वह न्यूनतम संभावित तापमान है, वह तापमान कौन सा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे प्रश्न बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक आदमी जो भट्ठी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है, किस विधि के द्वारा। संवहन, चालन, विकिरण या फिर चालक तथा संवहन दोनों के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विकिरण विधि के द्वारा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कुकिंग गैस में 90% से अधिक होता है। कुकिंग गैस में 90% से अधिक होता है, क्या होता है, तो ब्यूटेन होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस अम्ल में से दूध में खट्टापन पैदा होता है, किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है। तो ऑलरेडी मैंने आप सभी को बताया हुआ कि यह अम्ल जो है लैक्टिक अम्ल है और इसी के जमाव होने के कारण मांसपेशियों में थकाव होता है। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशतता कितनी है, कितना परसेंट शुद्ध सोना है। तो देखिए, 24 कैरेट आप सभी को पता है कि शुद्ध सोना होता है। 24% यानी कि 100% शुद्ध है। तो आप निकाल लीजिए, एक कितना हो जाएगा 100/24। तो आपसे 18 पूछा गया है तो 18 गुना कर दीजिए, 6 तिरका 18, 6 चौक 24, फिर काट दीजिए, 25 चौका 100 हो गया, तो 25 तिहाई 75% हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है। भारी जल किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है D2O को। आप सभी को पता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न में से कौन सी गैस निकलती है।
गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? तो फ्रेंड्स यह गैस जो है अमोनिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने 2010 से लेकर के 2020 तक बिहार पुलिस कांस्टेबल में जितने भी इतिहास के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबको हमने अलग अलग वीडियो में कवर किया हुआ है। सभी वीडियोज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। और रोज रात को 8 बजे हम लोगों का जो सेशन होता है जीके जीएस साइंस और करंट अफेयर्स का, उसमें हम लोग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो रोज आप लोग रात को 8 बजे अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, आप सभी का स्वागत है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अन्य हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि NaOH सूत्र वाले एक यौगिक यानी कि कंपाउंड का सामान्य नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका नाम क्या है? कास्टिक सोडा है। क्या नाम है इसका? कास्टिक सोडा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह दर्पण है। वह दर्पण कौन सा है जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है? तो फ्रेंड्स ये दर्पण है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 2 पार्ट और हम लोग साइंस के कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सब का। कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियां संपीड़ित की जा सकती है, यह विशेषता क्या कहलाती है? यह विशेषता जो है क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी प्रत्यास्थता। ठीक है, प्रत्यास्थता कहलाती है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 50%। 50% सबसे जो है कंफर्टेबल होता है। इससे अगर कम होगा तो भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, और ज़्यादा हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कितनी उमस आपको महसूस होगी। उसके बाद देखिए ताप के मापने की इकाई क्या है इसमें से? तो देखिए ताप का अगर एसआई यूनिट पूछे तो केल्विन होता है। इसमें से आपको सिर्फ चुनना है कि ताप की इकाई क्या है। ये जो ऑप्शन गिवन है तो इसमें से सेल्सियस आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए काफ़ी मेहनत करके मैंने सभी क्वेश्चंस को एक जगह कलेक्ट किया है सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको असुविधा ना हो पढ़ने में, आपको सुविधा मिले। तो जरूर लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी कॉपर के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कॉपर के। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम है? सबसे कम जो है परसेंटेज कार्बन का इनमें से किसमें होता है? तो ये होता है पिटुआ लोहा में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पिटुआ लोहा जो है सबसे शुद्धतम रूप होता है। सबसे शुद्धतम लोहा का जो रूप है वह पिटुआ है, और इसमें 0.12% से लेकर के 0.25% तक इसमें लोहा या कार्बन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि पोलियो और चेचक के रोग जो हैं ये होते हैं। तो आप सभी को पता है पोलियो और चेचक जो हैं ये विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विषाणु के संक्रमण के कारण। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में जल का परिवहन होता है। तो जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। और भोजन का परिवहन जो है ये फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, भोजन का फ्लोएम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीथेन, और ये फॉर्मूला याद रखिएगा मीथेन का, CH4 कभी कभी ऑप्शन में दिया रहेगा, तब आपको पता चलेगा कि ये मीथेन है। ठीक है, इसीलिए फॉर्मूला याद रखिएगा। मीथेन में किस प्रकार का बंध होता है, किस प्रकार का बॉन्ड होता है? तो देखिए कार्बन हाइड्रोजन कितना है? 4 है। ठीक है, तो इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की तरफ झुक जाता है, ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलते होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स कि यह न्यूटन के किस नियम के कारण होता है। तो राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए फटाफट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आसान क्वेश्चन है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए ध्यान दीजिए,
देखिए न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़ता का नियम भी कहते हैं, और गति की जड़ता के चलते बस में सवार यात्री भी बस की गति की समान स्थिति में गतिशील हो जाता है, और जब अचानक बस रुकती है तो यह आगे की तरफ झुक जाता है। यह न्यूटन का प्रथम नियम है और इसके जड़त्व का नियम भी इसको कहा जाता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें सिट्रिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नींबू, संतरा, ये सारे फल जो हैं इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। क्लियर। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नींबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदर्श ईंधन वह है जो सस्ता भी हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो और उसका जो उच्च ऊष्मीय मान हो वो काफ़ी उच्च हो। तो सभी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं। तो कौन सी गैस मुक्त करते हैं आपको पता होगा, आसान क्वेश्चन है। ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पानी को रोगाणुमुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। पानी को रोगाणुमुक्त करने के लिए किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्लोरीन का किया जाता है। ऑलरेडी मैंने इस क्वेश्चन को कवर करा दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स यह कहलाता है फर्मेंटेशन, यानी कि किण्वन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो ये 22 होती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी एक अधातु है। अधातु नॉन मेटल है। तो फ्रेंड्स सोडियम जो है यह एक मिनट, फ्लोरीन जो है ये नॉन मेटल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था कि कौन सा इसमें से नॉन मेटल है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखिएगा लोग। इसी तरह के क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अगला क्वेश्चन कि वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है उसको क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स उसको प्रस्वेदन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है। जो वसायुक्त भोजन है उनको ग्रहण करने से मोटापा होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अमरबेल किसका उदाहरण है। तो देखिए अमरबेल जो है यह किसका उदाहरण है। तो अमरबेल परजीवी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अमरबेल क्या है, परजीवी है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी को पता है यूरेनियम का, ठीक है, यूरेनियम 235 का। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा। तो फ्रेंड्स यह कहा है नील बोर ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स यह जो प्रक्रिया है यह कायांतरण कहलाती है। क्या कहलाती है, कायांतरण कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कहलाती है, कायांतरण कहलाती है। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि इनमें से कौन सा जो है बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। बायोमास ऊर्जा का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा, ठीक है। परमाणु ऊर्जा नहीं है, बाकी लकड़ी, गोबर, कोयला ये बायोमास ऊर्जा के एग्जाम्पल हैं। निम्न में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है। आपातकाल का हार्मोन इनमें से कौन सा है। तो फ्रेंड्स यह है एड्रेनेलिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। वंशानुगत रूपांतरण की इकाई क्या है। वंशानुगत रूपांतरण की इकाई क्या है। तो जीन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि दो बल्ब 150 वाट का और 60 वाट के हैं तो किस बल्ब का रेजिस्टेंस अधिक होगा। किस बल्ब का रेजिस्टेंस अधिक होगा। तो देखिए R इक्वल टू क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है, यहाँ देखिए एक तो वाट दिया, वाट क्या है, पावर है, ठीक है, और रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस और जो वाट है यानी कि पावर है इसके बीच रिलेशन होता है R इक्वल टू V²/P। अब देखिए जिसका पावर सबसे अधिक है उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जिसका पावर अधिक है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। आपसे प्रश्न में पूछा गया रेजिस्टेंस अधिक किसका होगा। तो देखिए 150 का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा
और 60 वाट का रेजिस्टेंस अधिक होगा। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये रिलेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 60 वाट। उसके बाद देखिए एक ग्रुप के तत्वों के सामान्य गुण हैं, एक ग्रुप के सभी तत्वों के सामान्य गुण जो हैं यह है संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए रुधिर परिसंचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने किया था? तो रक्त परिसंचरण की खोज किया था विलियम हार्वे ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? आप कमेंट करके बताइए। ब्लड ग्रुप का खोज, रक्त समूह का खोज किसने किया था? फ्रेंड्स वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और सभी वीडियोज का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। पादप कोशिका में निम्न में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? ऑलरेडी हम लोगों ने करीब 32 से 33 वीडियो कवर किया हुआ है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा शीर्षस्थ विभाजियों तक। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए पौधे के जड़ तथा तने के शीर्ष भाग में ये उपस्थित होता है, कौन सा? शीर्षस्थ विभजित के ऊतक। ठीक है, तथा यह जो है लंबाई में वृद्धि करता है और इसमें पौधे में प्राथमिक वृद्धि होती है, अर्थात इसी में विभाजन की क्षमता होती है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? तो भौतिक परिवर्तन क्या हो जाएगा? कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस का निकलना। ठीक है, नमक का विलयन बनना हमेशा भौतिक परिवर्तन होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि इथाइल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या कहा गया है? इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल का आपको फॉर्मूला आना चाहिए C2H5OH, और ये जो है किसके साथ अभिक्रिया करता है? तो फ्रेंड्स यह अभिक्रिया करता है एसिटिक एसिड के साथ CH3COOH। किसकी उपस्थिति में? तो सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में, यानी कि H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक है, तो ये जो बनाएगा यह बनाएगा क्या? C2H5COOCH3 बनाएगा। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इथाइल इथोनोएट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इथाइल इथोनोएट। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्तक समूह यानी कि यूनिवर्सल रेसिपिटर कहा जाता है? तो रक्त समूह AB को कहा जाता है। यूनिवर्सल डोनर जो होता है यह ब्लड ग्रुप O को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है। देखिए देख लीजिए प्रश्न रिपीट हो गया है कि नहीं। पिछले साल जो प्रश्न पूछा गया था वो फिर से पूछ लिया गया है, इसको प्रस्वेदन कहा जाता है। इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सबसे पहले आपको कवर करना है। इसीलिए मैं चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज आपको मैंने सारे वीडियोज पर टॉपिक पर वीडियो अवेलेबल करा दिया ताकि आपको सुविधा हो। शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है। उसके बाद उदासीन विलयन का भी पीएच मान 7 होता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उदासीन विलयन का भी पीएच मान 7 ही होता है। उसके बाद देखिए जब पीले फास्फोरस को NaOH के गर्म और घने घोल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो कौन सी जहरीली गैस बनती है? तो फ्रेंड्स यह जो गैस है यह है PH3 फॉस्फीन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि समूह 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो समूह 18 के तत्वों को अक्रिय गैस कहा जाता है। समूह 17 के जो है उनको हैलोजेंस कहा जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके बाद समूह 1 जो है उनको क्षार धातु कहा जाता है और समूह 2 को क्षारीय भू धातु यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। इनको सबको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए एक लड़के द्वारा 1 किलो की वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूर तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य, तो कोई भी विस्थापन नहीं हो रहा है और एंगल जो है वह कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंगल जो हो रहा है वो 0 हो रहा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0 जूल। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? मोटर बदलता है, इलेक्ट्रिक मोटर। और यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा कौन बदलता है? तो जनरेटर बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी, तो आप सभी को पता है मिथाइल आइसोसाइनाइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हड्डी और पेशी को जोड़ता है। हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है। और टेंडन को कहा जाता है कंडरा, यहाँ मैं अंग्रेजी में भी लिख देता हूँ टेंडन। ठीक है, DON है ये टेंडन, हिंदी में इसको कंडरा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। वहीं हड्डी से दूसरी हड्डी को जो जोड़ता है उसको लिगामेंट कहा जाता है। हड्डी और पेशी को कंडरा जोड़ता है और हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है? तो लिगामेंट जोड़ता है, ध्यान रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाक, कान आदि की हड्डी जो है
यह कार्टिलेज का बना होता है। किसका? कार्टिलेज का, उपास्थि का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आप सभी को पता है कि इसमें से नाइट्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से क्या होता है? तो कैंसर होता है। इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता भी होगा। मानव रक्त का पीएच मान कई बार मैं बताया है 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि फूल का रस सबसे बाहरी आवरण, फूल का सबसे बाहरी आवरण जो जनन अंगों की रक्षा करता है, फूल का जो सबसे बाहर का आवरण है जो जनन अंगों की रक्षा करता है उसको बाह्य दलपुंज कहा जाता है। उसके बाद है कि एक वस्तु सीधी ऊपर 40 मीटर पर सेकंड के वेग से चलते हुए, एक वस्तु सीधी रेखा में 40 मीटर पर सेकंड के वेग से चलते हुए त्वरण 4 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ता है, उस वस्तु की 10 सेकंड के बाद गति क्या होगी? त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और देखिए यहाँ पर क्या है, सीधी रेखा में 40 मीटर पर सेकंड के वेग से चलता है। ठीक है, यानी कि इसका यू दिया गया है। क्या दिया गया है फ्रेंड्स? यू यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया है? यू दिया गया है। क्लियर? यू कितना है? तो यू 40 है। यहाँ में लिखते हैं यू 40 है। त्वरण कितना है? त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। उसके बाद भी इक्वल टू आपसे पूछा गया है, तो भी कितना है? भी 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी 10 सेकंड के बाद उसकी गति पूछा जा रहा है। तो देखिए 40 हो गया, त्वरण कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, समय कितना हो जाएगा? 10 सेकंड हो जाएगा। तो यही आपसे भी पूछा गया है। ठीक है, फाइनल भी इक्वल टू क्या होता है? यू प्लस 80 होता है। क्लियर? यू 40 हो गया, ये कितना है? 4 है, समय कितना है? 10 सेकंड है। तो देखिए कितना हो गया? 4 दहिया 40 और 40 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भी इक्वल टू कितना आ गया? 80 मीटर पर सेकंड, स्क्वायर नहीं होगा, पर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समानांतर हो, तो समय अक्ष के समानांतर हो तो त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। इस स्थिति में क्या होता है? वेग जो होता है अपरिवर्तित रहता है। क्लियर? शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा बताइए? सी हो जाएगा। त्वरण शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वेग अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कि यदि 3 रेजिस्टेंस जो हर एक 2 ओम के हैं तो परिमेय में 3 ओम का प्रभावी रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए कैसे जोड़ा जाना चाहिए? कैसे इनको जोड़ा जाना चाहिए बताइए? राइट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए राइट आंसर इस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 रेजिस्टेंस समानांतर संयोजन में और एक उनके श्रृंखला संयोजन में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं आपको समझा भी देता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहां से क्या मिला, यहां से देखिए 2 रेजिस्टेंस समानांतर में है और एक जो है उनके श्रेणी में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1 किलोग्राम पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है विशिष्ट ऊष्माधारिता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम टीके की खोज किया था। तो कई बार मैंने बताया टीके की खोज पूछा जाए या प्रतिरक्षा प्रणाली का जनक कहा जाए, एडवर्ड जेनर राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद एक लंबी और सीधी सोलेनॉइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा हो, तो सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो शून्य होगा। कितना होगा? शून्य होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड बना होता है। तो फ्रेंड्स कैथोड जो है यह किसका बना होता है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। शुद्ध धातु की पतली परत, शुद्ध धातु की पतली परत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कि हड्डी एक उदाहरण है। तो हड्डी, ब्लड, ये सारे जो हैं संयोजी ऊतक के उदाहरण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे कि गुरुत्वाकर्षण का त्वरण जी का मान किसके साथ घटता है? तो देखिए त्वरण का मान जो है आप सभी को पता है कि पृथ्वी के तल से ऊपर या फिर नीचे जाने पर जी का मान घटता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण यानी गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान ऊंचाई के साथ घटता है और पृथ्वी पर जी का परमाणिक मान इसका कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा, बर्फ और ओलों के रूप में पानी गिरने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो संघनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संघनन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा खाली स्थान है कि परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है।
तो वायु दाब, राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायु दाब के परिवर्तन से। ठीक है, वायु दाब के परिवर्तन से ध्वनि की गति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। प्रकाशिक तंतु जिसको कि ऑप्टिकल फाइबर कहा जाता है का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है, तो फ्रेंड्स यह संचार में किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है, और यह जो ऑप्टिकल फाइबर है यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो क्या होगा, यह उष्मा का निष्कासन करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू निर्वात में प्रकाश की गति सी और उसका माध्यम में प्रकाश की गति भी के बीच सही संबंध क्या है। तो देखिए इसमें से सही संबंध जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, म्यू इक्वल टू सी बाई भी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 18 कैरेट सोना जो बाजार में उपलब्ध होता है उसमें क्या होता है, 18 भाग सोना होता है और 6 भाग जो है उसमें दूसरा धातु मिलाया जाता है। शुद्ध 24 कैरेट का होता है, लेकिन 24 कैरेट का शुद्ध सोना आपको बाजार में नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं पहले आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। देखिए लैंगरहैंस की दूबका से यहाँ से कौन सी निकलती है, तो लैंगरहैंस की दूबका से ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से इंसुलिन निकलता है। ठीक है, यहाँ से आपको यहाँ मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से इंसुलिन निकलेगा। उसके बाद फिर आ जाइए पिट्यूटरी ग्रंथि, तो फ्रेंड्स यह वृद्धि हार्मोन है। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि का क्या हो जाएगा बताइए, थायराइड ग्रंथि का, तो थायराइड ग्रंथि का हो जाएगा इसमें से कैल्सिटोनिन और एड्रिनल का एपिनेफ्राइन। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देख लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि परमाणु विस्फोट में काफ़ी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसका क्या कारण है। तो पहले सबसे पहले चारों ऑप्शन देख लीजिए, दिख रहा होगा इसका क्या कारण है। तो फ्रेंड्स इसका कारण है द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। याद रखिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, हाफ mv²। वेग 3 गुना बढ़ रहा है तो यानी कि हाफ m ज्यों का त्यों रहेगा, और ये 3 गुना यानी कि 3×9v² हो जाएगा। मैंने बताया था आपको कि इसमें से फॉर्मूला को आपको बाहर निकाल देना। हाफ mv² को आप बाहर निकाल दीजिए, अंदर कितना बच गया, गुना 9 बच गया, तो ये 9 गुना बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं यादाश्त खोने से है। तो फ्रेंड्स यह बीमारी को अल्जाइमर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत कथन ढूंढना है। देखिए इसमें से सारे कथन को पढ़िए, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लास्ट वाला देखिए, पारंपरिक ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो प्रदूषण पैदा करते हैं, ये गलत दिया हुआ है। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत जो हैं कौन कौन से हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जो है, उसके बाद आप कह सकते हैं जल ऊर्जा, ये प्रदूषण थोड़ी ही फैलाते हैं, ये पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं, ये प्रदूषण पैदा नहीं करते हैं, यहाँ करते हैं दिया हुआ है, जो कि गलत है। उसके बाद देखिए फलों के रसों के परीक्षण में किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो फल के रस के परीक्षण में सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल बनने से दूध कुछ देर में खट्टा हो जाता है। तो ये लैक्टिक एसिड है, ऑलरेडी हम लोगों ने इसको कवर किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु 9.8 मीटर पर सेकंड के वेग से लंबवत ऊपर फेंकी जाती है, वह कितने समय में वापस जमीन में आ जाएगी। तो फॉर्मूला आपको पता है, ऊपर जाने के लिए v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u माइनस GT हो जाएगा। क्लियर। देखिए अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, u 9.8 दिया गया है, फेंका गया इनिशियल वेग से, ऊपर जा रहा है तो g कितना हो जाएगा, 9.8 हो जाएगा। उसके बाद t आपसे पूछा जा रहा है निकालने के लिए, ठीक है, t को आप वैसे ही लिख दीजिए। फाइनल वेग जब ऊपर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 भी हो गया। अब देखिए -9.8 को इधर भेज दीजिए तो ये +9.8 t हो जाएगा, और इधर 9.8 है, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऊपर जाने में 1 सेकंड और फिर नीचे आने में 1 सेकंड, तो दोनों मिलकर के कितना लगेगा, 2 सेकंड। जमीन पर लौटने पर पूछा जा रहा है तो ऊपर जाने में 1 सेकंड लगा और फिर नीचे आने में 1 सेकंड, तो 2 सेकंड राइट आंसर इसका हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रंग किसी छाते के लिए सर्वोत्तम होता है। तो आपने देखा होगा छाता का रंग जो होता है ऊपर से काला होता है और अंदर से उजला होता है, सबसे सर्वोत्तम यही रंग होता है। उसके बाद देखिए दूरदृष्टि वाले आंख में क्या होता है। तो देखिए 3 ऑप्शन आपको पहले यहाँ पढ़ लीजिए, उसके बाद अगला ऑप्शन मैं बता देता हूँ। चौथा ऑप्शन यहाँ है, रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अभिसारित होती हैं, बिल्कुल यही करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला अभिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है। तो यूरेनियम 235 है, मैंने बताया था यूरेनियम 235। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन के की कमी का परिणाम स्वरूप खाली स्थान है हो सकती है। तो विटामिन के की कमी से क्या होता है,
रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो शल्य क्रिया के उपरांत रक्तस्राव होगा। जब थक्का ही नहीं बनेगा तो रक्तस्राव होगा, ब्लडिंग होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी की सतह से तुल्यकालिक उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है। तो ऑलरेडी ये प्रश्न मैंने आपको कवर कराया हुआ था, 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो डिप्थीरिया से गला प्रभावित होता है, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग की जाती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था। तो जेएल बेयर्ड ने किया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। टीवी का आविष्कार जेएल बेयर्ड ने किया था, ठीक है। रेडियो का मार्कोनी हो जाएगा, ठीक है, रेडियो का मार्कोनी, टेलीविजन का जेएल बेयर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज। एड्स के रोग में ए का क्या तत्पर है। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। तो आपसे ए पूछा गया है तो एक्वायर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए पीतल किसका मिश्र धातु है। तो फ्रेंड्स पीतल जो है यह तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है। तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीले लिटमस को लाल रंग में कौन बदलता है। तो कल ही मैंने कराया था, अम्ल बदलता है। दूरदृष्टि को किस लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है। तो इसका आंसर आपको बताना है, दूरदृष्टि को किस लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है। इसका आंसर आप कमेंट करके अभी बताइए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आखिरी क्वेश्चन कि 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो फ्रेंड्स 1 माइक्रोन में कितना होता है, 0.001 mm होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स साइंस का 2 पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, 2 पार्ट और आपको मिल जाएगा, पार्ट 3 और 4। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी जितने भी वीडियो हमने कवर किए हैं सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।